नमस्ते मित्रों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग म्यूजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ, आरपीएससी क्रिएटर और म्यूजियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्कलाइन बफर्ड प्रोडक्ट्स जनरली आर इन द पीएच रेंज। क्षारयुक्त उत्पाद सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पीएच रेंज में होते हैं? 5, 6, 7 या 8.5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 7 तक एसिड होते हैं और 7 से लेकर 14 तक बेसिक नेचर के होते हैं, जिसे हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं। गुड, अभिषेक दास, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर 7 से ऊपर होगा। 7 से ऊपर आपका 8.5 है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। गुड, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रंट एंड एनालिसिस इज अंडरटेकन। फ्रंट एंड विश्लेषण किया जाता है। पहला, बिफोर एन एग्जीबिशन इज डेवलप, किसी प्रदर्शनी को तैयार करने से पहले। दूसरा, व्हाइल एन एग्जीबिशन इज इंस्टॉल्ड, किसी प्रदर्शनी को लगाते समय। तीसरा, आफ्टर एन एग्जीबिशन इज ओपन टू पब्लिक, किसी प्रदर्शनी को जनता के लिए खोलने के बाद। और चौथा, ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जीबिशन, किसी प्रदर्शनी की सभी स्थितियों के दौरान। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर चूज कीजिए। अभिषेक दास, आपका आंसर गलत है। ऑप्शन बी नहीं होगा, फ्रंट एंड बोला जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि इवेल्युएशन या एनालिसिस म्यूजियम में एग्जीबिशन लगाते समय तीन प्रकार के होते हैं, फ्रंट एंड, फिर एक हो जाता है फॉर्मेटिव और तीसरा मतलब और लास्ट वाला होता है समीटिव। फ्रंट एंड जो होता है वो जब किसी प्रदर्शनी को तैयार करने से पहले जो हम लोग सारा विश्लेषण करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं या उसका इवेल्युएशन करते हैं, वो आपका फ्रंट एंड एनालिसिस कहलाता है। ठीक है। और अगर एग्जीबिशन लगा रहे होते हैं उस समय फॉर्मेटिव होता है, बनते समय फॉर्मेटिव, और जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है तो उसे हम लोग समीटिव बोलते हैं। किसी भी प्रदर्शनी के सभी स्थितियों के दौरान या ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एग्जीबिशन, उसको हम लोग नॉर्मली इवेल्युएशन बोलते हैं। उसको हम लोग ऐसे ऐसा कोई सीन नहीं होता जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक बार इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। पहला, सितंबर 27, दूसरा अप्रैल 18, तीसरा 18 सितंबर और फोर्थ 5 जून। तो वीडियो पॉज कीजिए और राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक दास, आपका आंसर दिया जा रहा है ऑप्शन बी 2, 18 अप्रैल को। गुड, आपका आंसर राइट है। सुहानी चटर्जी 3 नहीं, आपका 18 सितंबर को नहीं। अभी हाल फिलहाल तो हम लोग मनाए हैं, अगर देखा जाए कभी कुछ दिन पहले तो मनाया गया। इससे संबंधित एक और जस्ट म्यूजियम से संबंधित क्वेश्चन और है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द प्लास्टिनेशन प्रोसेस द स्पेसमेन इज प्लेस्ड इन विच केमिकल टू रिप्लेस वाटर अंडर फ्रीजिंग कंडीशन। प्लास्टिनेशन की प्रक्रिया में जल को प्रतिस्थापित करने के लिए नमूने को हिमीकरण की दशा में किस रसायन में रखा जाता है? पहला, इथाइल अल्कोहल, दूसरा एसीटोन, तीसरा फॉर्मल्डिहाइड और चौथा फॉर्मेलिन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर चूज कीजिए। सुहानी चटर्जी ऑप्शन 3, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपका जो बायोलॉजिकल जो जीव होते हैं या जूलॉजिकल जो स्पेसिमेन होते हैं उसको रखने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, एसीटोन। यहाँ पे प्लास्टिनेशन की प्रोसेस की बात की जा रही है, तो कंफ्यूज नहीं हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्क ऑफ लाइट डैमेज टू ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इन एग्जीबिशन कैन बी इंटायरली एलिमिनेटेड बाय, किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई वस्तुओं को प्रकाश जन क्षति के खतरे से पूरी तरह बचाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है फिल्टरिंग यूवी रेडिएशन, यूवी विकिरण को फिल्टर करके। दूसरा, फिल्टरिंग आईआर रेडिएशन, आईआर विकिरण को फिल्टर करके। तीसरा, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, प्रकाश की मात्रा को कम करके। और चौथा, नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी 1 और अभिषेक दास 4। अभिषेक दास, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना भी यूवी रेडिएशन को फिल्टर कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि इंटायरली हमको लाइट से डैमेज खत्म करना है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। लाइट होगा तो कुछ ना कुछ डैमेज होंगे ही।
ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, हाँ प्रिवेंट किया जा सकता है, मिनिमम डैमेज के साथ ऑब्जेक्ट को ज्यादा देर तक बचाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइक्रोमीटर की विशेषता नहीं है। पहला, मेजरिंग आरएच डायरेक्टली, यह आरएच का मापन प्रत्यक्ष रूप से करता है। दूसरा, मेजर्स टेम्परेचर, यह तापक्रम का मापन करता है। थर्ड, हैज टू थर्मामीटर्स, इसमें दो थर्मामीटर होते हैं। फोर, बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर्स केप्ट इज केप्ट वेट, एक थर्मामीटर के बल्ब को नम रखा जाता है। अभिषेक दास, आपका जो ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन टू, ऑप्शन टू आपका गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि यहाँ पे नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्रोमीटर, यह तापमान का मापन करता है, ये साइक्रोमीटर करता है क्योंकि इसमें दो टाइप के थर्मामीटर लगे होते हैं। तो थर्मामीटर का ओरिजिनली काम जो होता है टेम्परेचर मेजर करने का होता है। दूसरा है इट हैज टू थर्मामीटर्स, तो यहाँ ऑप्शन थ्री भी है। और चौथा है कि एक थर्मामीटर के बल्ब को नम रखा जाता है, यहाँ पे मतलब बल्ब ऑफ वन ऑफ थर्मामीटर इज केप्ट वेट, ये भी सही है। तो टू थ्री फोर साइक्रोमीटर के कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है, जबकि यह आरएच का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, मेजर्स आरएच डायरेक्टली नहीं। इसको क्या किया जाता है, स्विंग किया जाता है, घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद इसको टेम्परेचर का एनालिसिस करके तब देखा जाता है दोनों टेम्परेचर को कि कितना आरएच आ सकता है। तो डायरेक्टली नहीं मेजर करता है, ये इनडायरेक्ट रूप से मेजर किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायडोमा वाज इन्वेंटेड इन द ईयर। डायडोमा का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। पहला 1683, सेकेंड 1753, थर्ड 1823 और फोर्थ 1947। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक दास टू, नहीं। सुहानी चटर्जी टू, नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, 1823 में। देखिए, डायडोमा वाज इन्वेंटेड बाय लुइस डॉगरे एंड चार्ल्स मेरियन बॉटन। फर्स्ट एग्जीबिशन इन पेरिस इन जुलाई 1822 एंड द डायडोमा रीजेंट पार्क ऑन सितंबर 19 1823। ठीक है, ये जो डाटा है 1822 का और 1823 का, ये देखा जाए तो विकिपीडिया से लिया गया और इसके साइटेशन भी वहाँ पे दिए गए हैं, तो साइटेशन से आप इसको ओरिजिनली डेट मिला सकते हैं। दरअसल डायरोमा में जानते ही हैं कि दो पीछे से बैकग्राउंड को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसके बीच में रखी हुई वस्तु से को पता चलता है कि वो उस इन्वायरमेंट में है। जैसा कि फिल्मों में जो बैकग्राउंड होते हैं कि ग्रीन स्क्रीन लगा के उसको पीछे का एक फील दिया जाता है, जबकि वैसा कोई पीछे बैकग्राउंड होता नहीं है, जस्ट लाइक दैट डायरोमा भी है। तो उसमें पीछे दो ऐसे पिक्चर्स या छवि लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे डायरोमा का यूज होना शुरू हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्सेनिक पेस्ट इज यूज्ड इन। संख्या की लेई का उपयोग किसमें किया जाता है। पहला टैक्सीडर्मी, दूसरा पेंटिंग रेस्टोरेशन, चित्रों के पुनरुद्धार में, तीसरा वेट प्रिजर्वेशन, तरल परिरक्षण में, और चौथा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर लॉस वुड, पानी में डूबी पड़ी लकड़ी के उपचार में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन वन अभिषेक दास। गुड। टैक्सीडर्मी में ही हम लोग आर्सेनिक पेस्ट का यूज करते हैं। इसमें आर्सेनिक पेस्ट का यूज इसलिए किया जाता है, जो फर है या उसके ऊपर का जो भी हम लोग टैक्सीडर्मी करते हैं, उसके जो फेदर्स होते हैं या फर होते हैं या उसके स्किन्स होते हैं, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कि वो उसको खराब ना कर दे, इसलिए आर्सेनिक पेस्ट का यूज किया जाता है। और ये काफी जहरीला पदार्थ होता है, इसलिए कोई भी टैक्सीडर्मी किए हुए और टैक्सीडर्मी किए हुए जो भी मॉडल्स हैं, कोई भी जानवर का अगर टैक्सीडर्मी करके उसका रखा हुआ है तो उसे छूना नहीं चाहिए, और छूते हैं तो हमें ग्लव्स का यूज करना चाहिए अन्यथा। और हिंदी में संखिया जो है वो जहर को ही बोला जाता है। शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जगह पे आपको संखिया बोला जाता है कि संखिया खिला दिया, मतलब जहर खिला दिया, वो आर्सेनिक ही होता है। और आर्सेनिक जो है सबसे बेस्ट अभी तक का मटेरियल है कंजर्व टैक्सीडर्मी में यूज होने वाला। इसके अलावा ढेर सारे केमिकल का यूज किया गया, ट्रायल किया गया, मगर वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि आर्सेनिक पेस्ट सक्सेसफुल है। इसका आपका कंटेंट्स दिया गया है कि एक जानवर का सिंग है, उसको ये बड़ा करके वार्निंग कंटेंट्स आर्सेनिक, इसमें आर्सेनिक दिया गया है। चलिए, सल्फर का भी यूज किया जाता था कुछ टाइम पहले, मगर वो क्या है, सल्फर जो है आग लगा मतलब आग उसमें जल्दी लग जाता था, दैट्स वाई उसको फिर से यूज करना बंद कर दिया था। ट्रेडिशनल रूप से भी आर्सेनिक का यूज किया जा रहा था और अभी भी मॉडर्न टाइम में भी आर्सेनिक का यूज किया ही जाता है। बीच में बहुत बार चेंजेस करने का प्रयास किया गया, मगर वैसी कोई स्थिति कोई दूसरा केमिकल जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल अभी तक तो नहीं कर पाया है, या हो सकता है इस पर रिसर्च चल रहा हो, मेरे पास जानकारी नहीं हो। अगर आपके पास जानकारी है तो शेयर करने की कृपा करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकंड पार्ट ऑफ द नंबर 93.17.07 बी मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट 93.17.7 बी के दूसरे भाग की संख्या का अर्थ है कि वस्तु पहला इज द सेवेंटीन्थ एक्विजिशन ऑफ ईयर 1993, वर्ष 1993 की 17वीं संप्राप्ति है। सेकेंड इज द 17th कंपोनेंट ऑफ द 93rd एक्विजिशन ऑफ द ईयर, वर्ष की में 93वीं संप्राप्ति का 17वां घटक है। तीसरा वाज एक्वायर्ड इन द ईयर 1917, वर्ष 1917 में संप्राप्ति की गई। और चौथा नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर चूज कीजिए। अभिषेक दास फर्स्ट, सुहानी चटर्जी फर्स्ट। चलिए सही बात है, ये 1993 का 17th एक्विजिशन है, क्योंकि पहला पार्ट जो होता है ईयर को दर्शाता है, दूसरा पार्ट उसके एक्विजिशन को दिखाता है, तीसरा पार्ट ऑब्जेक्ट के ग्रुप को दिखाता है और चौथा पार्ट ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिखाता है, मतलब उसको डिनोट करता है, तो उससे संबंधित जानकारी देता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ म्यूजियम मार्केट्स, निम्नलिखित में से कौन संग्रहालय बाजारों में जनसांख्यिकीय खंडीकरण में शामिल नहीं किया जाता है? पहला एज आयु, दूसरा इनकम आय, तीसरा डिसेबिलिटी अयोग्यता और चौथा मोटिवेशन अभिप्रेरणा। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी 3, अभिषेक दास 3, गलत जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में डिसेबिलिटी एज और इनकम सारी चीजें आती है, अभी मोटिवेशन नहीं आता है यहाँ पे। म्यूजियम मार्केट्स की बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात किया जा रहा है, यहाँ जनता की, वहाँ पब्लिक की बात की जा रही है कि कितने पर्सन है। तो पर्सन में एज के हिसाब से, उसके इनकम के हिसाब से, उसके डिसेबिलिटी के हिसाब से और मोटिवेशन के हिसाब से आप जनसंख्या को नहीं बांट सकते, उसका सेगमेंटेशन नहीं कर सकते, उसको नहीं बोल सकते कितने लोग मोटिवेटेड हैं। ये बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के विजिटर्स जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, इतने इनकम वाले विजिटर ज़्यादा आ रहे हैं, डिसेबिलिटी वाले इतने आ रहे हैं, और मोटिवेशन वाले आपको नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ विजिटर बिहेवियर थ्रू आउट एन एग्जीबिशन एरिया कैन रिवील, किसी समूचे प्रदर्शनी क्षेत्र में दर्शकों के व्यवहार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से यह पता चलता है। पहला स्पेशियल पैटर्न, दूसरा टेम्पोरल पैटर्न, तीसरा बिहेवियरल पैटर्न और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी ऑप्शन 1, अभिषेक दास ऑप्शन 4। गुड, ऑप्शन 4 राइट आंसर है आपका। यहाँ पे अगर हम लोग विजिटर्स का बिहेवियर देख रहे हैं तो उसमें स्पाइटल पैटर्न, टेम्पोरल पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न तीनों को हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेड डॉट ऑकर्स इन, रेड डॉट पाया जाता है फर्स्ट लेदर चमड़े में, सेकंड वुड लकड़ी में, तीसरा पेपर कागज में और चौथा ग्लास कांच में। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। रेड डॉट एक प्रकार का बीमारी है, डिटोरिएशन है। अभिषेक दास 2 लकड़ी में, सुहानी चटर्जी ऑप्शन 2, गलत जवाब दोनों लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 लेदर में पाया जाता है, ये रेड डॉट का, ये उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पाएंगे।
ठीक है। इसमें जब पेस्टिंग की जाती है, बुक लेदरिंग किया जाता है, तो उसमें रेड डॉट जो है बीमारी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे, टैनिंग प्रोसेस में, सॉरी, टैनिंग प्रोसेस में रेड डॉट बीमारी आना शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च कैन बी कैरिड आउट बाई ए म्यूजियम? किसी संग्रहालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान कराया जा सकता है? पहला बेसिक रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च, तीसरा ऑडियंस रिसर्च और चौथा ऑल ऑफ देम। हिंदी में मूलभूत अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रेक्षक अनुसंधान और उपयुक्त सभी। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी ऑप्शन 4, अभिषेक दास ऑप्शन 4। चलिए आप दोनों का आंसर बहुत मतलब बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे रिसर्च जो है म्यूजियम में तीनों जो भी टाइप दिए गए हैं वो सारे टाइप का ऑप्शन म्यूजियम के द्वारा किया जाता है, उस टाइप के रिसर्च अनुसंधान। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पहला 5 जून को, दूसरा 5 जुलाई को, तीसरा 5 जनवरी को और चौथा 5 अक्टूबर को। वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। स्वानी चटर्जी 3, अभिषेक दास 5 जून, मतलब बोला जाए तो ऑप्शन 1। चलिए आपका आंसर सही है, 5 जून। अभी तो कल तो मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यहाँ जनवरी की बात कैसे आ सकती है? अभी कल, कल की बात है। अच्छे हो गया ना, कल की बात है, 5 जून को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड हैज बीन पब्लिश्ड बाय? म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पहला अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट एंड लोकल हिस्ट्री, सेकंड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ वर्जीनिया, थर्ड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम्स, फोर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी 3, अभिषेक दास 3। गुड, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। आम के द्वारा म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड, आम बोला जाए तो अमेरिकन एसोसिएशन म्यूजियम्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड ए गुड म्यूजियम अट्रैक्ट्स, entertains, arouses curiosity, lead to questioning and thus promotes learning? It is an educational institution that is set up and kept in motion that it may help and members of the community to become happier, wiser and more attractive, effective human being. किसने कहा एक अच्छा संग्रहालय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनका मनोरंजन करता है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है, सवाल करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है? यह ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना और सातत्यता उस प्रयोजन से की जाती है जिस समुदाय के सदस्य अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न, चतुर और प्रभावशाली मनुष्य बन सके। पहला ऑप्शन है जॉन कॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन एस ग्रिग्स, तीसरा ऑप्शन है जॉन कॉटन डाना और चौथा है जॉर्ज ब्राउन गुडे। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए कि ये किन्हीं का कथन है। स्वानी चटर्जी ऑप्शन 4, अभिषेक 3। गुड, अभिषेक आपका आंसर राइट है। जॉन कटाना डाना के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ असर्शन दिया गया है कि कन्वेंशनल कन्वेंशनल इंसिडेंट लैंप्स डू नॉट नीड यूवी फिल्टरिंग। परंपरागत उद्दीप्त लैंपों के लिए यूवी फिल्टरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। रीजन, दे यूजुअली इमिट नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ यूवी, प्रायः नगण्य मात्रा में यूवी उत्सर्जित करते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक दास ऑप्शन 4, सुहानी चटर्जी ऑप्शन 4। दोनों लोग का जवाब बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन 3, दोनों सही हैं। क्योंकि कन्वेंशनल जो इंसिडेंस लैंप होते हैं उसमें यूवी फिल्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ना के बराबर यूवी मात्रा जनरेट करते हैं। यूवी रेज, सॉरी, यूवी मात्रा में बोल दिया। तो ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो कार्बन डेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सैंपल्स विथ एज ग्रेटर देन। 17 नंबर दोबारा बताते हैं। देखिए इंडिसेंट लैंप की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, इस सेक्शन से हम बाहर जाना पड़ेगा। क्या मैं इसको सबसे लास्ट में करूँ? क्योंकि वीडियो डालूंगा तो सेवन ये बीच में पार्ट जो है वो कट जाएगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ लाइट के जो है किस किस प्रकार के यूज होते हैं। ठीक,
अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियोकार्बन डेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सैंपल द एज ग्रेटर देन अबाउट 50,000 ईयर्स। रेडियोकार्बन काल निर्धारण 50,000 वर्षों से अधिक पुराने काल के नमूनों के लिए अनुप्रयोज्य नहीं है। रीजन, बिकॉज all of the sum what short half life of C14, the remaining concentration would be too small for accurate measuring। रेडियो कार्बन C14 के किंचित अल्प जीवन के कारण शीर्ष सांद्रता सटीक मापन के लिए अत्यल्प होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी चटर्जी 4, अभिषेक दास 1। देखा जाए तो दोनों सही है, क्योंकि कार्बन 14 का एक लिमिट होता है और इसीलिए अधिकतर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है कि जो भी डेटिंग किए गए हैं उसमें डेटिंग का वेरिएशन निकलता है। खासकर हम लोग प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अगर आप आर्कियोलॉजी पढ़ते होंगे तो रेडियो कार्बन डेटिंग का अगर ओरिजिनली लिखा जाए तो 500 टू 300 प्लस माइनस लिखा जाता है कि 500 से 300 साल आगे पीछे का डेटिंग उसमें वेराइज करता है। एक्चुअल डेट अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं निकला जिससे एक्चुअल डेट निकल पाए किसी भी एंटिक्विटीज का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए, डेटिंग होता है, अनुमान लगाया जाता है कि उसमें एक हाफ लाइफ होता है कार्बन का, उस हाफ लाइफ के आधार पर देखा जाता है कि उसमें कितना कार्बन का डिके हुआ है और उसके आधार पर एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इतने टाइम पीरियड का होगा। एग्जैक्ट डेट नहीं होता। अगर आर्कियोलॉजी का अगर बुक उठाइएगा और मतलब अप्रोक्स में टाइमिंग जो होता है, अगर मान के चलिए कि हम सिंपल सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखें तो अलग अलग लोग उस टाइम पीरियड को अलग अलग बताते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, उसमें 500 साल आगे पीछे का रेंज होता है, 300 साल का भी 300 ईयर्स का भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलता है। तो क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो टाइमिंग है वो बहुत ही स्लो चल रहा था, दैट्स वाई उस टाइम पीरियड को ये लोग एक छोटा टाइम पीरियड मान के उसको एक प्लेस दे देते हैं कि इतने कितने बीच में होता है। प्री हिस्ट्री में देखिएगा तो इसके कारण बहुत सारे कंडीशन चल रही है। थोड़ा सा काफी डीप टॉपिक है डेटिंग वाला बात। इसमें रिलेटिव डेटिंग हो या साइंटिफिक डेटिंग हो, दोनों में मतलब क्या बोला जाए, आपस में एक लड़ाई चल रहा होता है। इसके बारे में फिर से कभी चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। ये इसका बेसिक जानकारी मैं आप लोग को दे दिया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंजर्वेटर्स प्रीफर टू यूज टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ इमली और लेमन। इमली मीन्स टर्माइड। संरक्षक इमली या नींबू के स्थान पर टार्ट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड का प्रयोग करना बेहतर समझते हैं। रीजन, इमली टर्माइड एंड लेमन डू नॉट कंटेन एसिड। इमली और नींबू में एसिड नहीं होते हैं। अभिषेक 1। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक आपका 1 ऑप्शन है। अभिषेक दास 4, सॉरी सुहानी 4। देखिए देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, नहीं नहीं, पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो अभिषेक का ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंजर्वेटर जो है टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड का यूज करता है, जबकि देखते हैं इमली और लेमन में दोनों में यही दोनों एसिड्स पाए जाते हैं। और दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि इसमें एसिड होता ही नहीं है, वो कि जो कि बात सीधे गलत है। तो रीजन यहाँ पे गलत है और आपका असर्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सेशन नंबर ऑफ टेम्पोररी लोन्स आर यूजुअली टाइप्ड ऑन स्टिकर्स, टैग्स और टेप्स। अस्थायी उधारों की अभिगमन संख्या को सामान्यतः स्टिकरों, टेप और टैग पर टाइप किया जाता है। रीजन, सो दैट दे कैन बी इजिली रिमूव्ड बिफोर ऑब्जेक्ट्स आर रिटर्न टू लेंडर्स। तर्क, ताकि उधारकर्ता को वस्तुएं लौटाए जाने से पहले उन्हें आसानी से हटाया जा सके। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक 3।
3। चलिए, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। टेम्पोररी लोन्स में हम लोग टेम्पोररी चीजें ही लगाते हैं, तो स्टिकर्स हो, टेप्स हो, टैग्स हो, जो कि इस प्रकार से उस पे एक्सेशन नंबर लिखने से कि जब भी हम लोग लौटाएं तो वो आराम से हटा दें। जैसे कि अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कंपनी वाले लोग जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके का सैंपल मतलब टैग चिपकाते हैं। जबकि अगर आप कोई भी चीज अपना बनवाते हैं तो उसमें परमानेंट टैग लगवाते हैं कि भाई इसमें इतना नाम लिख दो। जैसे पहले के कोई बर्तन उर्तन जो बाहर रहते थे, बाहर कमाते खाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो बर्तन लेके जाते थे तो बर्तन पे अपना नाम जो है उस पर गुदवा लेते थे, क्योंकि उस समय का पहले का बर्तन ब्रास का होता था या स्टील का भी होता था या किसी मटेरियल का होता था। तो उस समय के अभी की तरह वो टेम्प्रोरी वाले जो जिसको बोलते हैं ना कि अलग टाइप के प्लेट जो प्लास्टिक के होते वो यूज नहीं होते थे, तो वो लोग अपना नाम परमानेंट लिखवा लेते थे। तो इसी प्रकार से एक्सेशन नंबर जब परमानेंट होगा तभी वो उस पे ऑब्जेक्ट पे लिखा जाएगा, अन्यथा उसको एक सिंपली टैग स्टिकर या टैग टेप या टैग पे लगा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कंजर्वेटर शुड नॉट मेक एनी रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू एन ऑब्जेक्ट। संरक्षक को किसी वस्तु के उपचार के पश्चात उसका अभिलेख नहीं करना चाहिए। रीजन बिकॉज कंजर्वेशन इज ए कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिस, क्योंकि संरक्षण गोपनीय पद्धति है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 3, अभिषेक 2। 3 और 2। सुहानी जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। कंजर्वेटर ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड उसे रखना ही मतलब पड़ता है। वो स्टार्टिंग में भी कंजर्वेशन स्टार्ट करने से पहले और कंजर्वेशन खत्म होने तक कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन होते रहता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे जो है म्यूजियम को ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंशियल मतलब कहा जाए कि ये म्यूजियम के पास ही रहता है, बहुत कम ही लोग इसके ट्रीटमेंट की बात मतलब जानना चाहते हैं। अगर होता भी है तो लोग उसको पब्लिश करवाते भी हैं कि इसमें ये बीमारी था, इसमें ये ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन वेट एंड ड्राई हाइग्रोमीटर बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज केप्ट मोइस्ट विथ टैप वाटर ओनली। नम एवं शुष्क हाइग्रोमीटर में थर्मामीटर के बल्ब को केवल नल के पानी में नम रखा जाता है। रीजन टैप वाटर इज प्योर, नल का पानी शुद्ध होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर चूज कीजिए। सुहानी 4, अभिषेक 4। गुड, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर्ड सिलिका जेल इनसाइड म्यूजियम शोकेस इज ए श्योर इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल ह्यूमिडिटी इनसाइड द शोकेस। संग्रहालय की प्रदर्शन मंजूषाओं के भीतर गुलाबी रंग के सिलिका जेल की उपस्थिति मंजूषाओं के भीतर नियंत्रित आर्द्रता का निश्चित संकेतक है। बिकॉज सिलिका जेल यूज्ड इन म्यूजियम बिकॉज बिकम पिंक अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि संग्रहालय में प्रयुक्त सिलिका जेल वायुमंडल में नमी अवशोषित करने के बाद गुलाबी रंग की हो जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 1, नो आइडिया। सिलिका जेल के बारे में आपको आइडिया नहीं, बहुत ही गलत बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, ये गलत है। ठीक है, अगर सिलिका जेल आपका पिंक हो जा रहा है तो भाई ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है तभी सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स व्हाई वो पिंक हो गया। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, अच्छा चलिए हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पे कंजर्वेशन के बारे में उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई जाती है। नहीं, सही बात है। देखिए, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूरी है। कंजर्वेशन का छोड़िए, म्यूजियम प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं करवाया जाता है। हम लोग अगर इतना कुछ जान रहे हैं या उसके बारे में जानना शुरू किए, सब कहीं ना कहीं बेसिक जानकारी प्रदान की जाती है थ्योरेटिकल वे से, प्रैक्टिकल वे से नहीं दिखाई जाती है। वो दिखाई भी जाती है तो कभी कभी दिखाई जाती है, तो इस कारण से हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति को। और आपने भी क्लास ना के बराबर किया है तो आपको और भी पता नहीं होगा, इसके पीछे का प्रमुख रीजन ये भी है। चलिए, आपका बदनामी करना है, आपको ट्रोल करना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा ट्रोल हुए, हमको अच्छा लगा, खुशी मिली। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
वाह, अच्छा है। तो मतलब हमारे मास्टर साहब मेरा गोल्ड मेडल खा गए तो मुझे भी खुश होना चाहिए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल। While packing an art object, always wrap the object first with the tissue or muslin। किसी कलाकृति की पैकिंग करते समय हमें उसे हमेशा सबसे पहले टिश्यू या मलमल में लपेटिए। रीजन, टू प्रोटेक्ट द सरफेस एंड टू बफर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ताकि सतह को सुरक्षित किया जा सके और सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिरोध किया जाए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। स्वानी 1, अभिषेक 10 1। चलिए, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर 1 है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं जिससे उसमें कोई स्क्रैच या टूट फूट ना हो पाए और वो सही सलामत अपने एज ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में रह पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये केयर एंड हैंडलिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25। फॉर कंसोलिडे sorry for consolidation of stone and wall paintings, ethyl silicate is considered as a good choice। पत्थर और भित्ति चित्रों के संपीड़न के लिए इथाइल सिलिकेट को एक उत्तम विकल्प समझा जाता है। रीजन, बिकॉज द रिजल्टेंट बॉन्ड्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि परिणामी बंध अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर कोड से सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक 1, सुहानी 1। चलिए, आप दोनों का आंसर जो है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रिमूवल ऑफ वर्निश लेयर फ्रॉम, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जो स्टोन और वॉल पेंटिंग्स जो होते हैं, ठीक है, अगर उसको हमको ज़्यादा दिन तक बचाए रखना होता है तो उसके ऊपर धूल कण ये सब ना पड़े, उसके लिए एक लेयर चढ़ाया जाता है। उसमें क्या है, इथाइल सिलिकेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपका इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, क्योंकि ये देखा जाए तो ऑर्गेनिक नेचर का होगा तो उसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, इनऑर्गेनिक नेचर का होगा तो उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट कम पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अगर घर के ऊपर नॉर्मली छोड़ देते तो उस पर धूल कण या अलग अलग चीज़ें या ऑर्गेनिक मटेरियल आके जब चिपक जाती है तो उस पर पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के बाहरी दीवार को भी अच्छे से प्लस्तर करवा देते हैं, प्लेन करवा देते हैं, जिससे उस पर ऑर्गेनिक मटेरियल ना टिके और उससे उसमें कोई पेड़ पौधे या उस बिल्डिंग्स को खराबी ना पहुंचे। दैट्स वाई यहाँ पे भी है कि अगर वॉल पेंटिंग या स्टोन पे कोई पेंटिंग की गई है तो उस पे इनऑर्गेनिक मटेरियल का अगर हम सब्सटेंस चढ़ाते हैं तो वो ऑर्गेनिक जो या कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो डिटोरिएशन होता है या बायोलॉजिकल जो डिटोरिएशन होता है उससे बचा जा सकता है, और साथ ही साथ फिजिकल का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट को, डिटोरिएशन का इफेक्ट को कम करता है। दैट द रीजन। जैसे घर के अंदर प्लास्टिक का आप लोग पेंट करवाते हैं ना कि उसमें पानी गिरे, कचरा लगे, कुछ भी हो तो मेरा एक बार पोछे और वॉल मेरा साफ हो जाए, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी उसी तरीके। हाँ, जस्ट लाइक दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रिमूवल ऑफ वर्निश लेयर फ्रॉम एन ऑयल पेंटिंग्स इज इसेंशियली ए प्रिवेंटिव कंजर्वेशन मेजर। किसी तेल चित्र के वर्निश की सतह हटाया जाना अनिवार्यता निवारक संरक्षणात्मक उपाय है। रीजन, बिकॉज इट ओनली हेल्प्स इन रिमूविंग एन अनवांटेड लेयर, क्योंकि इससे केवल अवांछित सतह को हटाने की सहायता मिलती है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 2, अभिषेक 1। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। वर्निश का लेयर हटाना प्रिवेंटिव कंजर्वेशन मेजर्स है ही नहीं। वर्निश चढ़ाया जाता है वो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन है, रिमूविंग नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि बिकॉज इट ओनली हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड लेयर, अनवांटेड लेयर नहीं है भाई, ये जरूरी है वांटेड। वर्निश का लेयर चढ़ाया जाता है कि उस पेंटिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। दैट्स द रीजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आखिर इसका आंसर इसलिए क्यों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। पेपर पल्प मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्युबल साल्ट्स फ्रॉम, घुलनशील लवण को हटाने के लिए कागज की लुगदी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्टोन, पत्थर, दूसरा टेराकोटा मृण मूर्ति, तीसरा बोन हड्डी और चौथा आइवरी हाथी दांत। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए।
सुहानी चटर्जी 4। अभिषेक 4। गलत जवाब। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए बी। मोस्टली जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ क्योंकि ये यूजीसी के द्वारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पेपर पल्प मेथड जो है स्टोन टेराकोटा पे ज्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मेनली जो है इसी दोनों पे उपयोग किया जाता है। हड्डी और हाथी दांत पे शायद थोड़ा सा किया जाता है, मगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। अगर ऑप्शन में देखते हैं डी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो है सी दिया हुआ था, ए बी सी। तो बोन पे आपका पेपर पल्प मेथड यूज नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको ऐड करते हैं। हड्डी वाले को मैंने साइड कर दिया, मतलब हाथी दांत को। कि हाथी दांत को ऐड करेंगे तो उसमें क्या है कि हर जगह पे हाथी दांत पे पेपर प्रूफ मेथड यूज नहीं होता है। वो किसी किसी कंडीशन में हाथी दांत पे यूज किया जाता है। दैट्स वाई सबसे जो मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो पत्थर पे आते हैं या टेराकोटा पे आते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा जो है पत्थर और टेराकोटा को ही, स्टोन एंड टेराकोटा को ही प्रेफरेंस देंगे, बाकी चीज को आप छोड़ देंगे। और टेराकोटा स्टोन के साथ साथ बिल्डिंग्स के ऊपर भी कभी कभी किए जाते हैं। देखा जाए तो पेपर पल्प मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है स्टोन होता है मेनली। बाकी तो बाद में भी छोड़ सकते हैं, टेराकोटा में भी होता है। स्टोन की स्कल्पचर्स में ज्यादातर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मगर आप लोग आंसर में पत्थर स्टोन को सबसे प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रायोरिटी में टेराकोटा दीजिएगा। लास्ट में अगर मन करे तो हाथी दांत भी दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो वही चलेगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में चला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए म्यूजियम कैन बी एन, एक संग्रहालय क्या हो सकता है? ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान, बी कल्चरल सेंटर सांस्कृतिक केंद्र, तीसरा रिहेबिलिटेशन सेंटर पुनर्वास केंद्र, और चौथा रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र। वीडियो को पॉज कीजिए, राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक 3, सुहानी 2। चलिए सुहानी जी आपका आंसर राइट है, ए बी डी। रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है भाई, नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, पुनर्वास केंद्र। रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब ये होता है ना कि दूसरे को जो घर से निकल गया उसको वहां पे बैठा है, या दूसरा जो अपना नशा में है तो उसको उस जगह से, ऐसी जगह से, वैसे इन्वायरमेंट से हटा के दूसरी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे वो रिहेबिलेट हो, वो फिर से वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ सके, नॉर्मल हो सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, जो कि ए 1, 3 और 4 से हट जाता है, क्योंकि सी ऑप्शन तीनों में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ मेटालिक कोलिजन आर, धातु क्षय के का मुख्य कारक क्या है? ए मॉइस्चर आर्द्रता, बी हाइग्रोस्कोपिक साल्ट आर्द्रता ग्राही लवण, सी एसिडिक वेपर्स अम्लीय वाष्प, और डी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स वायुमंडलीय प्रदूषक। वीडियो को पॉज कीजिए और कोड दिए गए हैं उससे राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 4, अभिषेक 4। चलिए आप लोग का राइट आंसर है। तो आप लोग को ये समझ में आया ही होगा, इसलिए आप लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट किया। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए म्यूजियम नॉन प्लान बजट कैन इंक्लूड, किसी संग्रहालय के गैर योजना बजट में क्या शामिल हो सकता है? पहला सैलरी वेतन, सेकंड सप्लाईज आपूर्ति, थर्ड ट्रैवल एक्सपेंस यात्रा एक्सपेंस व्यय, और चौथा एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग भवन का विस्तार। वीडियो पॉज कीजिए और कोड से दिए गए राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 2, अभिषेक 3। चलिए इसका राइट आंसर जो है 3 है, ए बी सी। ये नन प्लान बजट के अंदर आता है, जबकि एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग प्लान बजट के अंदर आता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग एक्सटेंशन करते हैं तो उसके लिए सारी बजट का प्लानिंग की जाती है। जबकि सैलरी सप्लाईज और ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है नन प्लान बजट में आ जाता है, जिसको हम लोग रेकरिंग बजट के रूप में भी कभी कभी जानते हैं। रेकरिंग और अनरेकरिंग दो टाइप के बजट होते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम बजट का ये पार्ट में का क्वेश्चन था। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड, वस्तुओं के भंडारण के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता होती है? ए सिलेंडर बॉक्सेस, बी रिट्रैक्टेबल फ्रेम, सी फाइलिंग कैबिनेट, और डी शेल्फ्स। वीडियो को पॉज कीजिए और दिए गए कोड में से राइट आंसर को सिलेक्ट कीजिए। सुहानी 3,
चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है ए बी डी। फाइलिंग कैबिनेट की जो आवश्यकता ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं की जाती है, ठीक है, क्योंकि फाइलिंग के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो भी वर्क होता है, पेपर में जो वर्क होते हैं उसके लिए फाइलिंग कैबिनेट की जरूरत पड़ती है, ना कि ऑब्जेक्ट रखने के लिए। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शंस ऑफ शोकेस आर। प्रदर्शन मंजुषा के कार्य इस प्रकार हैं। ए, टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम थेफ्ट एंड वेंडलिज्म, प्रदर्शनीय वस्तुओं की चोरी और कला विध्वंस से बचाना। बी, टू प्रोवाइड ए माइक्रो क्लाइमेट उपलब्ध करवाना। सी, टू प्रोवाइड ए स्टेज और सेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट, प्रदर्शनीय वस्तुओं के लिए मंच या व्यवस्था उपलब्ध करवाना। डी, टू क्रिएट सर्कुलेशन पाथ, लोगों के चलने के लिए रास्ता तैयार करना। वीडियो को पॉज कीजिए और दिए गए कोड में से राइट आंसर को सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 1, अभिषेक 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। यहाँ पे लोगों के चलने के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट पर हम लोग डायरेक्ट नीचे रख देते हैं, अगर शोकेस में नहीं रखते हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, कभी गलती से लग जाएगा और टूट जाएगा। जैसे मेरा रात को अंधेरे में मैं उठा और गलती से मेरा बोतल, मिट्टी वाले बोतल पे पैर लग गया और वो टूट गया। तो अब क्या है कि उसको एक प्लेस पे रखने वाला जो, नहीं, लाइट नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हुआ, उसका कुर्सी पे रखने का जगह था, वो कुर्सी पर ना रख के वो जो वाटर बोतल जहाँ पे रहता है वहाँ पे ना रख के नीचे रख दिया था गलती से, और वो टूट गया। इसके कारण अब फिर एक दूसरा बोतल लेके आना पड़ा है। तो वो मिट्टी वाला बोतल नहीं है, प्लास्टिक का बोतल है जो कि टूटे नहीं। तो क्योंकि नुकसान दोनों में 100 रुपया का हो जाता है। तो ये इसी प्रकार से अगर मेरा तो 100 रुपया का नुकसान हुआ तो मैं इस एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सेट करूँगा। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो आ, क्या बोला जाए कि वैसा जिसका कोई कीमत ही नहीं, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? प्राइसलेस। प्राइसलेस है ऑब्जेक्ट। यूजलेस नहीं, प्राइसलेस। तुम यूजलेस हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो है म्यूजियम में जितने जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्राइसलेस ही होते हैं। आदमी यूजलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 33। प्राइसलेस मतलब क्या होता है? कीमती, जिसका मतलब कीमत लगाया नहीं जा सकता उसका। तुम, वही तो, इसलिए तो बोलते हैं कि आदमी यूजलेस है। तुम्हारा जैसे दिमाग है चलो ज्यादा रोस्ट नहीं करते, ये वीडियो पब्लिक होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालूंगा जो लोग भी देखेंगे तुम्हारे नाम की धज्जियां उड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। कलर कैन बी यूज्ड इन एग्जीबिशन टू डिपिक्ट और क्रिएट, प्रदर्शनी में निम्नलिखित के चित्रण और सृजन के लिए रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1 पॉलिटिकल, ऑप्शन नहीं है मतलब दिया गया है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संयोजन, बी कल्चरल एसोसिएशन, सांस्कृतिक संयोजन, सी मूड मनोदशा, और डी कॉन्ट्रास्ट विषमता। देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक बार और भी हो चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी के द्वारा। सुहानी 1। अभिषेक 1। गुड। आप लोग का आंसर बहुत सही है, आप लोग सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे हैं। अब लगता है अभिषेक का मनोदशा ठीक हो गया। भाई वीडियो एडिटर एडिटिंग सीख गए रहते तो अब तुम्हारा वीडियो क्रॉप करके अपलोड करते, मगर अब तो एडिटिंग तो आ नहीं रहा है, तो बिना क्रॉप के जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। हाँ हाँ, मजा आना चाहिए, मजा बांटते चलो फिर तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी कैन कॉज, अत्यधिक आर्द्रता से निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। ए, चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, आर्द्रता ग्राही वस्तुओं के आकार प्रकार में परिवर्तन। बी, मोल्ड ग्रोथ, मोल्ड में वृद्धि। सी, इंक्रेजमेंट ऑफ इंसेक्ट एक्टिविटी, कीटों की गतिविधियों को बढ़ावा। और डी, फेडिंग ऑफ कलर डाइंग इन फोटोग्राफ्स एंड ट्रांसपेरेंसीज, फोटोग्राफ के रंग और पारदर्शिता मंद हो जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। अभिषेक के द्वारा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 1, सोहानी जी के द्वारा भी ऑप्शन 1। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन 1 है, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। Match the discipline in list 1 with the collection they study in list 2. List 1 herpetology, सरीसृप विज्ञान। बी, मालाकोलॉजी, मेल्यूकोलॉजी।
सी मैमेलोलॉजी, डी बॉटनी वनस्पति विज्ञान। लिस्ट टू में है मोलास्क, मैमल्स स्तनपायी, प्लांट्स पौधे, और डी मतलब चौथा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस सरीसृप और उभयचर। वीडियो को पॉज कीजिए, राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं ना बोल रहा हूँ आज? सुहानी 4, अभिषेक 4। नहीं, ठीक है, गुड। हाँ, बोल दी, बोलिएगा तो मैं थोड़ा धीरे करूंगा, मैं प्यार से मतलब बताऊंगा। ये स्पीड ठीक है। चलिए, हमको तो आदत हो गया यूट्यूब वीडियो को भी 2x के स्पीड में चलाने का। मुझे धीरे धीरे वाला में नींद आ जाता है, सो जाता हूँ मैं। चलिए, आप लोग का आंसर ऑप्शन 4 दिए थे, जो कि राइट आंसर है। वेरी गुड। आप लोग का जो, मुझे लग रहा है कि आप लोग इस बार नीट में अच्छा करेंगे। पेपर 2 में, पेपर 1 का आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है ये आप लोग जानेंगे। अगर रिपोर्ट हम लोग को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो एक नेट अभ्यास करके, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके यूजीसी नेट के द्वारा ऑफिशियल एक ऐप दिया गया है, उसमें 300 के अप्रॉक्स में पेपर 1 के सेट दिए गए हैं। आप लोग वहां से जाके पेपर 1 का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहां से जो रिपोर्ट आता है आप देख सकते हैं कि आप कौन से सेक्शन में। क्या? 18 को है? आप किस दुनिया में रहते हैं? 18 को है। इसके संबंधित टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़े नहीं हैं, आज ही शायद उसका नोटिफिकेशन देके सिटी अलॉटमेंट आ गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद टाइम आने पर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपका सेंटर दिख जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे जगह पे ऐसी कंडीशंस हुई हैं जहाँ पे नेट का एग्जाम और अदर एग्जाम आपस में क्या कर रहे हैं, एक कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही दिन पढ़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे लोग परेशान है, जैसे कि बिहार में कोई एग्जाम, स्टेट का एग्जाम है और शायद नेट का एग्जाम, दोनों एक ही दिन शायद पड़ा है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, टू द पॉइंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल क्लैश कर रहे हैं। मैच द बुक इन लिस्ट 1 विद द नेम ऑफ द ऑथर इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में म्यूजियम एंड द शेपिंग ऑफ नॉलेज, B. Learning from museum visitor experience and the making of meaning. C. A social history of museum what the visitors thought. और D. Museum registration method. लिस्ट टू में H. Falk and Lean. D. Drinking. और सेकंड है कीनिथ हडसन। थर्ड है, कैसे लिखे, एच डॉर्थी एच डॉडली, इरमा बी विलिकिंसन एंड अदर्स। एटेल लगा देता है, अदर्स लिखने की क्या बात है। और इलियन हुपर ग्रीन हिल। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 3। अभिषेक 4। चलिए, अभिषेक दास, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सुहानी जी, आप थोड़ा सा के लिए गड़बड़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए और बी दोनों जो है, अभी हाल फिलहाल चर्चा किए थे, एलिन होपर ग्रीनहिल का बुक पे भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। और ये लर्निंग फ्रॉम म्यूजियम्स के बारे में क्वेश्चन शायद नहीं बताया गया था, मुझे जहाँ तक याद है इसका क्वेश्चन नहीं आया था। मगर अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी का, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आया था। मगर डी ऑप्शन जो है थर्ड वाला, म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड, ये बताया गया था। और ये इसका शायद, सॉरी सॉरी, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था उसके बारे में चर्चा किया गया था, उसके राइटर का नाम नहीं बताया गया था। चलिए, इस बात का मैं समर्थन मतलब सोच सकता हूँ। आप लोग का अगर म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड और म्यूजियम एंड द शेपिंग ऑफ नॉलेज, ये दोनों कम से कम आप लोग क्वेश्चन याद, बुक और राइटर के नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और म्यूजियम रजिस्ट्रेशन मेथड भी याद रखिए, ये दोनों जो है म्यूजियम म्यूजियोलॉजी नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द इंस्टीट्यूशन इन द लिस्ट 1 विद देयर लोकेशन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 म्यूजियम कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट एमसीआई, बी गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, सी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, डी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। लिस्ट 2 में है आपका पेरिस, लंदन, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल सिलेक्ट कीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले सेट में मैंने करवाए भी है, अगर आप उस सेट को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन, सुहानी 3।
कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के बारे में तो बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने बताया था। अभिषेक दास के द्वारा ऑप्शन 3। देखिए, आप लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, अभिषेक खासकर आपसे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गेटी जो है कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैं भी कल गलत हो गया था, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है, मगर लॉस एंजलिस की हम लोगों ने चर्चा की थी कि लॉस एंजलिस में गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और म्यूजियम कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट जो है वाशिंगटन डीसी में है। कल ये कंफ्यूजन बरकरार था और आज भी क्वेश्चन बरकरार है, में कंफ्यूजन बरकरार है। मगर ऑप्शन डी का अगर देखते हैं तो ये ब्रिटेन में, लंदन में है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो कि आईकॉम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, वो पेरिस में है। देखा जाए तो थोड़ा सा का कंफ्यूजन की बात है। और ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, तो कम से कम आप, मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि म्यूजियोलॉजी का एग्जाम इसी तरीके से होता है। 50 to 60% क्वेश्चन क्या होते हैं नेट में रिपीट किए जाते हैं, जो कि आपको अगर सारे सेट बनाते हो तो उसमें का 50-60% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लड़ जाएंगे, या थोड़ा सा घुमा फिरा के मिलेगा, कहीं पे मैच द फॉलोइंग में आएगा, कहीं पे इसका डायरेक्टली आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द पर्सनालिटीज इन लिस्ट वन विद द म्यूजियम्स और इंस्टीट्यूशन दे वर एसोसिएटेड इन लिस्ट टू। लिस्ट वन में सर अलेक्जेंडर कनिंगम, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले, डॉक्टर मोती चंद्र और डॉक्टर एस एम नायर। लिस्ट टू में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया मुंबई। वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये ज्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुहानी चटर्जी 2। अभिषेक दास 2। ढेर चाल नहीं चला जाता है, आपका आंसर गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। सर अलेक्जेंडर कनिंगम जो है एएसआई से रिलेटेड है। ग्रेस मॉर्ले जो है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से संबंधित है। मोती चंद्रा जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से संबंधित है, और जबकि एस एम नायर जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली से संबंधित है। ग्रेस मॉर्ले के बारे में तो मैंने भी पहले ही बताया था। आप लोग एस एम नायर के बारे में भी एक क्वेश्चन पिछले में था, अगर मुझे जहाँ तक याद है, पिछले सेट्स में, अभी तक जितने सेट्स बताए उसमें से क्वेश्चन में था एस एम नायर के बारे में, जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली के बारे में चर्चा किया गया था। देखिए, छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो काफी भारी पड़ती है, इसलिए आप, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो ये स्पेशल छूट है कि एक गलती कीजिए और आप एक्स, मतलब एक्स ऑप्शन, मतलब एक चांस जो है मिलता है, जो साल में 2 बार नेट के द्वारा, वो एक चांस खो दीजिए। जनरल कैटेगरी का आप लोग को दम गलती जितना मिनिमम कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कम, मुझे लगता है कि इस बार कटअप तो कम जाएगा, मगर क्वेश्चन को भरने वाला है, राइटिंग प्रोसेस है, तो उसमें आपको टाइम मैनेज करना होगा। तो उसके लिए आप बिना हड़बड़ाए हुए और पेपर में मिलेगा तो आप वहाँ पे पेन पेंसिल से पहले एक बार मिला लीजिएगा, कॉपी में ही, मैं क्वेश्चन पेपर में ही, तब जाके कंफर्म होके उसको क्या करना है, रंगना है। बिना कंफर्म हुए नहीं रंगिएगा। और कंप्यूटर में आप लोग मिला नहीं पाते थे, या हम लोग नहीं मिला पाते थे, मगर क्वेश्चन में आप लोग पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल से पहले मार्क करके ऑप्शन को अच्छे से मिला लीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपका एक सही आंसर मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक अप्रोच सही है। पेंसिल पेन कम से कम अच्छे खासे मात्रा में लेके जाइए, लगे कि दुकान खोल रहे कॉपी कलम का। ठीक है, तो कलम पेंसिल और रबर जो है, इरेजर, अच्छे मात्रा में लेके जाएं। वहां पे किसी से भीख ना मांगे कि सर हमको ये पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। लगे कि वहां पे बांट दीजिए 10 लोगों के बीच में, मगर आपके पास कमी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, 28 लाख का सवाल, 28-30 लाख रुपए आपको मिलेगा नेट जेआरएफ कर लीजिएगा तो। उसके लिए समझिए कि मतलब 100 रुपया का पेंसिल पेन खरीद के ले जाने में क्या ही फर्क पड़ता है। और अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो एक ओएमआर शीट आता है मार्केट में, आपको 30 या 40 रुपए में मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिस करने का दिया गया रहता है। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपके पास टाइम बचा नहीं है। जितना घस सकते हो गोला लगाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर नहीं कि क्लिक कीजिएगा तो एकदम डायरेक्ट गोला सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से गोला करना होगा, ये नहीं कि एक गोला से बाहर कर दीजिएगा, आपका सही आंसर भी गलत हो सकता है। तो प्रैक्टिस चाहिए मार्केट में, वो ओएमआर शीट खरीद के लिए प्रैक्टिस वाला, और प्रैक्टिस कीजिए पेन से।
क्योंकि प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। और डायरेक्ट मार्क करना नहीं शुरू करेंगे, सबसे पहले पेंसिल से उस गोल वाले को थोड़ा सा टिक कर लेंगे कि हाँ ये राइट आंसर है। और हाँ, उसमें भी ऐसा नहीं कि टिक करने के चक्कर में टाइम को भी छोड़ भूल जाइएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता चले कि आप सही आंसर सारा बना के आए हैं और 5 गोला भरने में आपका लेट हो गया, तो 5 दूना 10 नंबर आपका बैक चला जाएगा, जो कि आपको बहुत दुख देगा बाद में आंसर के समय। मतलब रिजल्ट जब निकलेगा तो वो दुख जो है आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, 4 दिन रोइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मैच द टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन इन लिस्ट वन विद देयर मीनिंग इन लिस्ट टू। फर्स्ट है सिस्टमेटिक, इकोलॉजिक, कंपैरेटिव, थीमेटिक। लिस्ट टू में जुक्स्टापोजिशन ऑब्जेक्ट्स टू शो सिमिलरिटीज और कंट्रास्ट, वस्तुओं की समानता या समानता दर्शाने के लिए साथ साथ रखना। टू अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर और क्लासिफिकेशन सिस्टम, वस्तुओं की किसी क्रम या वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार रखना। तीसरा ऑब्जेक्ट मैरिज टू टेल द स्टोरी, घटना को स्पष्ट करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से रखी गई वस्तु। और चौथा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पुट इन द एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, पर्यावरणात्मक संदर्भ में रखी गई वस्तुओं का समूह। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। वीडियो बनाते समय ये जो गलती होती है ना, और उसका कटिंग फटिंग एडिटिंग करने में इतना झमेला होता है, दैट्स व्हाई अभी वीडियो नहीं डाल रहा। स्वानी चटर्जी आपका ऑप्शन 3 है, आपने ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया है। अभिषेक दास 4। चलिए देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर जो ऑप्शन 2 है। सिस्टमेटिक का मतलब ये हो जाता है कि किसी चीज को सिस्टम के अनुसार से रखना, जो कि आपका देखते हैं ऑप्शन 2 में एकदम सिस्टम वर्ड दिख जा रहा है। ऑप्शन बी में है, देखा जाए इकोलॉजी, इकोलॉजिकल आपका क्या है दिख रहा है सीधा, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी का क्या है आपस में तगड़ा संबंध है। कंपैरेटिव का मतलब सिमिलरिटी और कॉन्ट्रैक्ट, उसका डिफरेंसेस दिखाना है, जो कि आपका सिमिलरिटी और उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात की जा रही है, तो आपका लिस्ट टू में, लिस्ट ऑप्शन 1 में है। और थीम के बारे में बताया था कि थीम हमेशा स्टोरी बताता है, इससे संबंधित क्वेश्चन कल भी बताए थे। तो अगर डी का ऑप्शन अगर आप सब लोग सही मिलाए होते तो यहाँ पे सीधा आंसर ऐसा ही दिख जाता है कि थीम में स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन लिस्ट वन विद द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड इन लिस्ट टू। लिस्ट वन एलोरा, सांची, महाबलीपुरम और हम्पी। लिस्ट टू में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए और जीतिए 28 लाख कमाने का मौका यूजीसी के द्वारा। और साथ में पीएचडी करने पर नाम के आगे डॉक्टर लगवाइए। अभिषेक 2, सुहानी 2। गुड, आप लोग को लगता है कि 28 लाख बुला रहा है। 28 लाख से ज़्यादा ही होता है मतलब खर्च वर्च करते हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मैच द म्यूजियम इन लिस्ट वन विद द टाइप्स ऑफ गवर्निंग बॉडी इन लिस्ट टू। लिस्ट वन इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, मद्रास म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम और शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम। लिस्ट टू में 1 प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, म्यूजियम के गवर्निंग बॉडी के ऊपर है कि कितने टाइप्स के म्यूजियम्स होते हैं। तो गवर्निंग टाइप्स में जो है उसके आधार पर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है, प्राइवेट है या ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट का ही ऑटोनॉमस बॉडी। नीचे से शुरू कीजिएगा तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। अभिषेक दास 2, अब सुहानी चटर्जी 1। देखिए इसका राइट आंसर तो ऑप्शन 2 ही है। मैं अभी ऑप्शन भी दिया था कि नीचे से शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, ये प्राइवेट म्यूजियम है जी। नेशनल म्यूजियम कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इस तो आपको जानते ही होंगे। ये आप सही लगा दिए कि ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मद्रास जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। नेशनल म्यूजियम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कम से कम ये 2 ऑप्शन तो सिलेक्ट कर सकते थे। अगर आप गलत लगा है पहला ऑप्शन के हिसाब से इंडियन म्यूजियम कोलकाता, तो ये आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आप एक कोलकाता के होके आपको कोलकाता म्यूजियम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा क्या बोलता है, चोट पहुंचाता है कि आप अपने एरिया के बारे में ना जाने। उल्टा से उल्टा ही हो गया।
यही तो दिक्कत है ना, उल्टा से अब मान के चलिए कि नंबर आपको जहाँ आना चाहिए 100, वहां पे 001 आ जाए तो नंबर का सीधा हेर फेर होगा, गड़बड़ी से गलत दे दी। अच्छा कोई नहीं, मगर आपको पता है तो यूजे मेन एग्जाम में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये यहाँ पे प्रैक्टिस इसीलिए चल रहा है कि ऐसी गलती उस समय एग्जाम में ना कीजिएगा। कम से कम आप लोग जीआरएफ नहीं लीजिए, उसमें से कुछ पैसा 1-2 लाख रुपए हम लोग को नहीं दीजिएगा, मांगने नहीं जाएंगे, मगर वहाँ गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द कॉजेज ऑफ डैमेज टू म्यूजियम ऑब्जेक्ट इन लिस्ट वन विद द टाइप्स ऑफ डैमेज इन लिस्ट टू। लिस्ट वन में एक्सेसिव बारिश, अत्यधिक सापेक्ष आर्द्रता, बी एक्सेसिव ड्राइनेस अत्यधिक शुष्कता, नेग्लेक्ट उपेक्षा, और डी कंटेमिनेटेड एयर या सल्फर डाइऑक्साइड संदूषित हवा। लिस्ट टू में है ब्लीचिंग विरंजन, सेकंड माइल्डिविंग इन ऑफ लेदर, थर्ड इम्ब्रिटलमेंट भुरभुरापन, और चौथा ब्रेकेज टूट फूट। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने जो इफेक्ट पड़ते हैं अलग अलग, इन्वायरमेंटल कॉज हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बारे में बताया गया, उससे क्या क्या होता है। अभिषेक दास 3, सुहानी 3। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। अगर एक्सेसिव बारिश होगा, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो सिंपल सा बात है कि मोल्ड ग्रोथ होगा, मोल्डिंग लेदर पे धीरे धीरे वो ग्रीन कलर का जो नहीं ग्रो करने लगता है, या कपड़े को आप भींगा छोड़ देते हैं बारिश के समय में, देखते हैं कि व्हाइट कपड़े पे काला काला मोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देता है, वो एक्सेसिव बारिश का नतीजा है। फिर बात करते हैं एक्सेसिव ड्राइनेस। कोई चीज अगर ज्यादा सूख जाता है, तो उसमें क्या है, क्या उसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाता है, तो भुरभुरापन हो जाता है, वो टूटने लगता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन 2, 3 ऐसा ही दिख रहा है, पहले ऑप्शन से ही सही चल रहा है। अगर निगलेक्ट करेंगे किसी चीज को तो वो तो टूटेगा फूटेगा नहीं। जैसे कि मैं अभी तुरंत एग्जांपल दिया कि मैंने निगलेक्ट किया कि ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस पे नहीं रखा और उससे संबंधित प्रिकॉशन नहीं लिए, तो मेरा तो ऑब्जेक्ट टूट गया ना। और चौथा है कंटेमिनेटेड एयर से, अगर हम लोग देखते हैं कि ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे रंग उड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी कपड़े में आसपास में देखते हैं कि और केमिकली उस तरीके का हवा है, फैक्ट्री के आसपास के कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। रीजन वही है। दैट्स वाई वहाँ के लोग जीन्स पहनते थे, कि जीन्स जो है वो काफी मोटा होता है, और हम लोग अभी जीन्स फैशन के रूप में पहनते हैं। जबकि जीन्स का जो यूज था वो इसी प्रकार से था कि वो लेबर मिस्त्री जो होते हैं ना, कि जो ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि उस तरीके का काम करना पड़ता है, तो मोटा कपड़ा होता था जो जल्दी ना फटता था ना जल्दी घिसता था, और इस तरीके के ब्लीचिंग नहीं होते थे, तो और उसमें कलर भी उड़ता था, तो फैशन के नाम पे लोग चल जाता था, जो आज के समय में तो और भी ज्यादा। चलिए छोड़िए सबको, बात को मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को सही कालक्रम में लगा। ए डेवलपमेंट ऑफ गैलेरिया, गैलेरिया का विकास, बी अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम। हमको लगता है ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोग फटाक से आंसर दे देंगे। चलिए तो वीडियो को पॉज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है 3-4 बार आ चुका है ना, सुहानी जी 3। अभिषेक दास 3, बिल्कुल राइट आंसर है आप दोनों का। मुझे पता था कि आप लोग राइट आंसर देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा नहीं इसमें टाइम। ये भी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे जितने जो पीरियड हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने, कल्चरल पीरियड, सॉरी पीरियड नहीं बोल सकते, कल्चरल पीरियड। कितना टाइम लग रहा है। सुहानी 4। इतना टाइम लगाइएगा तो फिर तो आप एग्जाम हो गया। अभिषेक 4-1। थोड़ा सा के लिए गड़बड़, आप लोग की बुद्धि को देखते हुए लगता है कि मैं अपना सर फोड़ लूं। भैया जी आप लोग ऑप्शन जो, अरे भैया जी अगर हिंदी से समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़ लेते। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी तो छोड़ के गए।
हे भगवान, आपके इस दुख को देखते हुए तो मुझे लगता है कि आपको एक मोबाइल खरीद के देना पड़ेगा हमको। तो सुनिए ना, 28 लाख रुपया जो आएगा जीआरएफ वाला में से, उसमें से 10 लाख रुपया अच्छा करवा देते, आपका ईएमआई करवा देंगे मोबाइल का। करते हैं प्रबंध इस बारे में। चलिए देखिए, आप लोग इतना गलत कैसे हो सकते हैं? छोटा मोटा क्वेश्चन जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब क्या बोलता जाए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये 9th 10th का बच्चा ये क्वेश्चन को आसानी से बताएगा। ये एक्सक्यूज जो है कि छूट गया आंख से, अरे कैसे? एक्सक्यूजेज जो है ना, वो जनरल लाइफ में सही लगता है, वो एक्सक्यूज यूजीसी नहीं मानेगा। एक्सक्यूजेज छोड़िए, एक्सक्यूज देना छोड़िए, गलती है स्वीकार कीजिए और उसके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। पता है, यही सब सारे, ये कोई गलत नहीं करेगा, आप गलत कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे करेगा। समझ रहे हैं कि आपका रैंकिंग जो है वो सीधे मान के चलिए कि दो दो नंबर का भी सबको बराबर नंबर मिल रहा है, और आपको एक ये गलती कारण आप शुरू से लेकर नीचे आ जाइए, क्योंकि बाकी लोग ये गलती नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए। भारी क्वेश्चन में हमेशा बताता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होता है, अगर उसको आप सही बना देते हैं तो आपका बोनस पॉइंट है। मगर अगर गलत को गलत कर दे, मतलब छोटे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो बहुत बलंडर है। छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, वो बलंडर है। वो आपके जीआरएफ को ऐसे ही निगल जाएगा। मैं ऐसे तो 10th क्लास वाले को पढ़ाता था, तो मैं तो इसे बहुत पीटता था ऐसे ऐसे गलतियों पे। गंदा वाला 10 10 स्टिक्स। क्या लड़का हो क्या लड़की हो। बाबू हम आएंगे तो तुमको तो फट्टा से पीटेंगे। बोलता है मालिश, जाके रिम्स में भर्ती करवा देंगे, बोलेंगे इसका 2 टांग और काट दीजिए, बहुत उड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बिना दिमाग को खराब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लास्टिनेशन इन ऑर्डर। प्लास्टिनेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाएं। ए हार्डनिंग, कठोर करना। बी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण करना। सी फिक्सेशन, स्थिरीकरण करना। और डी इम्प्रेगेशन, संसेचन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप गलत भी कीजिएगा तो हमको कोई दुख नहीं होता है, नहीं होगा। चलिए राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। सुहानी 4, अभिषेक 3। राइट आंसर 1 है। सबसे पहले अगर हम किसी चीज का प्लास्टिनेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको एक स्थिर तो करेंगे ना भाई। बिना किसी चीज को स्टेबल किए हुए, फिक्स किए हुए, अगर आप उसको चाहेंगे कि वो अपने हिसाब से काम करे, कैसे हो पाता है? पहले उसको, अगर कोई चीज हिलता डुलता रहेगा तो वो फिर उस पर वर्क करने में बनेगा नहीं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे डांस करके नहीं दिखाना है, वहां पे हमको ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है, तो वो स्थिर होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा सी होगा। उसके बाद क्या है कि उसमें का जितना जो वाटर बचा हुआ उसको डिहाइड्रेट कर लेंगे। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, पिछले क्वेश्चन में भी है, पिछले सेट में 7 या 8 वाले में का होगा। आप लोग जाके देखिएगा तो इस क्वेश्चन, ये सेट 9 है ना, क्वेश्चन 7, सेट 7 या सेट 8 का जो पीडीएफ दिए उसमें से जाके देखिए, प्लास्टिनेशन का दिया होगा क्वेश्चन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। पीवाईक्यू का मतलब ही यही होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है कि हर दस मतलब रिपीट होते चलते हैं एकदम अंधाधुंध। तो अब क्या है कि उसका सारा जल निकाल लिया जाएगा, उसका सारा पानी खींच लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसको एक प्रकार से इम्प्लीकेशन करके उसको हार्ड कर दिया जाएगा, हार्ड हो गया, कहानी खत्म। तो ये प्रोसेस है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ मोल्ड इन ऑर्डर। मोल्ड के जीवन चक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में लगाएं। ए हाइपर ग्रोथ, हाइफा की वृद्धि। बी स्पोर जर्मिनेशन, बीजाणुओं का अंकुरण। सी स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं की उत्पत्ति। और डी स्पोर डिस्पर्सल, बीजाणुओं का तितर बितर होना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए।
मैसेज चला गया। अभिषेक 4, सुहानी 2। राइट आंसर 4 है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि कहीं से जो मोल्ड है वो आपका जर्मिनेट करना शुरू करेगा। जब वो जर्मिनेट करना शुरू होगा तो उसका एक ग्रोथ लेगा, फिर वो उसका स्पोर फॉर्म करेगा, और फिर वो स्पोर जो फॉर्मेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा तब वो डिस्पर्सल करना शुरू करेगा। जैसे कि अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, देखा जाए तो मोल्ड एक प्रकार का प्लांट ही है, एक टाइप से। तो सबसे पहले क्या है कि अगर सीड डालिएगा तो सीड का पहले क्या होता है, अंकुरन होता है, वो जर्मिनेशन होता है। चना कहीं ले लेते तो वो पहले जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट के बाद उस पर हाइफा कि उसका ग्रोथ होगा, उसका तना जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके डाली पत्ती या अलग अलग चीजें या उसमें चना ही कहा जाए तो वो फॉर्मेशन होना शुरू होगा, और उसके बाद वो चना चारों तरफ डिस्पर्स होगा। ये जनरल इसका साइकिल है, इसको इजी वे में इसी तरीके से समझ सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से फॉर्म होता है। उसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए। अरे भाई मोल्ड सीड नहीं होता है। अरे वो क्या बोलते हैं जनरल भाषा में, नहीं वो मोल्ड नहीं, अरे मोल्डिंग, ब्रेड पे जो मोल्डिंग नहीं हो जाता है, क्या वो उसके लिए मैं वर्ड ही भूल गया। हाँ फंगस, हाँ फंगस मोल्ड वो वाला। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज इन सीक्वेंस द रिगेनिंग पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स। अरे भाई ये क्वेश्चन क्यों दे दिया इतना जी। निम्नलिखित मुगल शासकों के शासन कालों को सही क्रम में लगा, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। अरे भाई छोड़ो यार, जल्दी बताओ ये खत्म करें, भाग सो। सुहानी 2, अभिषेक 2। आंसर सही था, इसलिए ज्यादा देर रुके नहीं इस पे। क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉलोइंग म्यूजियम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित संग्रहालयों को उसके स्थापना के क्रम में लगाएं। ए सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली और इंडियन म्यूजियम कोलकाता। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 दिन से लगभग इस पे बारे लगभग हमको लगता है 4 बार क्वेश्चन तो इसका हो गया होगा, 4 से 5 बार, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 2। अगला हो गया है कहा तुम अभिषेक, ऑप्शन 2 कैसे हो सकता है। सुहानी 1, गुड, 1 इज द राइट आंसर। अरे भाई इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है सबसे पहले 1814 में बन के आता है। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल बनता है। उसके बाद देखा जाए तो सलारजंग म्यूजियम में वो उसका बिल्डिंग कन्वर्ट होता है। उसके बाद नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बनता है। चलो अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज इन ऑर्डर द मेथड ऑफ मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। तांबे की वस्तुओं की यांत्रिक सफाई की विधि को क्रमबद्ध करें। ए पिकिंग ऑफ एक्सटर्नस डिपॉजिट, बाह्य अवतारण का चयन। डी ग्राइंडिंग ऑफ सरफेस, ऊपरी परत की घिसाई। सी ब्रशिंग और डी क्लिपिंग। मुझे लगता है कि आप लोग को ये नहीं आएगा, और इसका ऑप्शन जो भी है वो गलत ही दिया गया है। A4। देखिए इसका राइट आंसर कुछ अभी तक है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल क्लीनिंग में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि आखिर हम लोग करना क्या, अब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको साइड करके रखेंगे। कल है सैटरडे, हो सकता है कि आंसर इसमें नहीं है। मैं चिपिंग मतलब कि उसमें से जो किसी पार्ट को काट के हटाते हैं उसको चिपिंग बोलते हैं। वही बात हो सकता है भाई। हाँ ठीक है, तुम्हारा सही आंसर हो सकता है, वो भी होगा भी। मैं इसमें सपोर्ट कुछ नहीं बोलूँ, मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, जो ऑप्शन मार्क आइए, क्योंकि इसमें यूजीसी हर किसी को नंबर देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पेंटिंग इन ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। किसी पेंटिंग इस रचना के चरणों को नीचे से ऊपर की ओर क्रमबद्ध करे। ए पेंटिंग, बी ग्राउंड, सी कोटिंग, डी सपोर्ट। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, तीसरा बार लग रहा है।
इसके बारे में मैंने फ़ोटो भी बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोग अरेंज कीजिए फटाक से। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सुहानी चटर्जी 1, अभिषेक दास 1। वेरी गुड, राइट आंसर। आप लोग का इस प्रकार से सहयोग करने के लिए, साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल खब हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, हर वीडियो को इतना देखें कि 2 दिन में मोनेटाइज हो जाए मेरा यूट्यूब चैनल। इतना सब्सक्राइब करवा दें, मोनेटाइज होना है तो। ना भाई, तुम पैसे ना तुम पैसे दोगे 10 लाख उसमें से, और बोलोगे कि सर जी ये भी काम नहीं कर देंगे। नहीं करो भाई, छोड़ दो, 1 साल से तो ऐसे ही पड़ा हुआ। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।